सभी का वापस स्वागत। जैसा कि मैं बता रहा था, अपना जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ये हुआ कि देश के अंदर वित्तीय प्रणाली किस प्रकार की है। वित्तीय प्रणाली का मतलब ये हुआ कि पैसों से संबंधित लेन देन कैसे क्या होता है, क्या सिस्टम है, कौन सी बैंकें हैं, किस प्रकार लोन देती है, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, फिक्स्ड कैपिटल, ये सब क्या है। मतलब देश के अंदर उधार देने की जो प्रणाली है, वो सिस्टम किस प्रकार का, फाइनेंशियल सिस्टम किस प्रकार का है, जो उद्योगों को लोन देता है, वापस जमा करता है, और किस प्रकार का ये सिस्टम है, और इस सिस्टम से आर्थिक विकास कैसे होता है। तो पूरा टॉपिक आप लिख सकते हो कि भारत में वित्तीय प्रणाली और आर्थिक विकास। वित्तीय प्रणाली किस प्रकार की है और आर्थिक विकास इससे किस प्रकार होता है, इन सबको पॉइंट पॉइंट वाइज मैं अभी समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। टॉपिक यहाँ पे है रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रणाली से आर्थिक विकास किस प्रकार होता है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। समझने के लिए पॉइंट वाइज एक एक करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। आप लिख सकते हैं कि जो पहला तरीका है कि इससे फाइनेंशियल सिस्टम से विकास होता कैसे है। फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में किस प्रकार का, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि भारत में क्या है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में अंदर सारी बैंकें रजिस्टर्ड है। बैंकें कौन सी है? वाणिज्यिक बैंकें हैं। वाणिज्यिक बैंकों में दो प्रकार की हैं, जो शेड्यूल्ड, मतलब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, जो कि भारत में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तब कुछ बैंकों को शेड्यूल, एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट के अंदर जो बैंकें थी उसके अंदर जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारी क्या है, शेड्यूल्ड बैंकें हैं। उसी प्रकार कुछ बैंकें हैं वो, कुछ कॉमर्शियल बैंक है जो शेड्यूल्ड नहीं है, जैसे कि प्राइवेट बैंक है बहुत सारी, जैसे यस बैंक हो गया, आईडीबीआई हो गया, ये सारी क्या है, शेड्यूल्ड बैंकें नहीं है, लेकिन ये भी बैंकें हैं। इस प्रकार और कौन सी संस्थाएं हैं भारत में सरकारी क्षेत्र में कृषि वगैरह को लोन देने के लिए? नाबार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, प्राथमिक बैंकें हैं। उसी प्रकार भारत में उद्योगों को लोन देने के लिए जैसे सिडबी हो गया, आईडीबीआई हो गया, आईएफसीआई हो गया, ये सारे उद्योगों को लोन देती है और विकास के लोन देती है। उसी प्रकार भारत सरकार की कई एजेंसी चैनल हैं जिसके द्वारा देश के अंदर लोन दिया जाता है। तो ये भी एक अलग क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि भारत में फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, किस प्रकार है, कैसे ये ऑपरेट होता है, कौन कौन से इसमें संस्थान है, ये सारा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि इन संस्थाओं से वित्तीय प्रणाली, जो देश के अंदर आर्थिक प्रणाली, जो आर्थिक तंत्र है, इस तंत्र से आर्थिक विकास कैसे होता है, पॉइंट वाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला वो यह है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप। सेविंग इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप, आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? एक मिनट। अब दिखाई दे रही है? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? अ, मुझे पिन कर दो। अब दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है भाई? चलो, तो पहला पॉइंट वो ये है
कि बचत निवेश में संबंध। आपको पता है कि आर्थिक विकास के लिए निवेश जरूरी है। जितना अधिक निवेश होगा उतना ही अधिक देश में विकास होगा। आपको पता है कि हेरोड डोमर जो अर्थव्यवस्था का जो विकास का जो मॉडल है, हेरोड डोमर मॉडल या अन्य मॉडल, ये समझाया गया है कि आर्थिक विकास करने के लिए निवेश जरूरी है। अर्थात उसमें जितना अधिक निवेश होगा उतना ही अधिक आर्थिक वृद्धि होगी। ये निवेश से आर्थिक वृद्धि कितनी होगी ये निर्भर करता है कैपिटल आउटपुट रेशियो पे, कैपिटल आउटपुट रेशियो पे निर्भर करता है। ठीक है, जितना अधिक निवेश होगा फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो के अनुसार देश के अंदर आर्थिक वृद्धि तेज गति से होने लगती है। जितना अधिक निवेश होगा उतना ही अधिक क्या होगा, देश में आर्थिक वृद्धि होगी, आर्थिक तरक्की होगी, अधिक से अधिक वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा। और निवेश अधिक कैसे होगा, इसके लिए सेविंग जरूरी है, इसके लिए सेविंग जरूरी है। तो जितना ज्यादा सेविंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा लोगों के पास सेविंग होगा, संस्थाओं के पास सेविंग होगा, वो बैंकों में, वाणिज्यिक संस्थाओं में इकट्ठा किया जाएगा, उतना अधिक से अधिक लोन दिया जाएगा, और जितना ज्यादा लोन दिया जाएगा उतना ही ज्यादा निवेश होगा। तो इसीलिए निवेश आर्थिक विकास के लिए सेविंग और बचत के बीच में संबंध अति आवश्यक है। जितना अधिक निवेश होगा उतना ही अधिक सेविंग होगा और अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़ेगी और उनमें क्या होगा, विकास होगा। तो आर्थिक वृद्धि के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण वो यह है कि बचत और निवेश के बीच में संबंध होता है। अधिक निवेश करने के लिए अधिक बचत की जरूरत होती है। जितना बचत अधिक होगा सभी इन वित्तीय संस्थाओं में जमा होगा और अधिक से अधिक लोन दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आर्थिक वृद्धि के लिए हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम मतलब वित्तीय प्रणाली है उससे अधिक हमारा पूंजी मार्केट विकसित होगा। मतलब वित्तीय प्रणाली से हमारा देश का पूंजी बाजार विकसित होगा। पूंजी बाजार क्या होता है, पूंजी बाजार वह बाजार होता है जिसमें पूंजी का आदान प्रदान होता है, जिसमें पूंजी को उधार दिया जाता है। ठीक है, एक मुद्रा बाजार होता है, दूसरा पूंजी बाजार होता है। पूंजी और क्या फर्क है, पूंजी वह मुद्रा होती है जिसके बदले जिसके प्रति प्रतिफल मिलने की संभावना रहती है। जैसे आपके पास 10 रुपए का नोट है, यदि आपने आइसक्रीम खा लिया तो ये पूंजी नहीं है, आइसक्रीम खा लिया वो खत्म हो गया, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन आपने 10 रुपए यदि बैंक में जमा करा दिए फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इसका मतलब अब ये 10 रुपए क्या है, पूंजी हो गया। पूंजी वहां होती है जहां प्रतिफल प्राप्त होता है। तो इसलिए पूंजी बाजार वो होता है, वो बाजार जो प्रतिफल देता है, पूंजी बाजार कहलाता है। पूंजी बाजार में कैपिटल मार्केट भी कई प्रकार का होता है। पहला होता है, जैसे बताया इन्होंने, कि फिक्स कैपिटल मार्केट का मतलब यह हुआ कि जहां प्रतिफल निश्चित होता है। जैसे आपको पता है, यदि आप एफडी करवाओगे तो आपको 5%, 6% ब्याज मिलेगा, वो निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो इसको गिल्ट मार्केट भी बोलते हैं। ऐसा पूंजी बाजार जिसमें प्रतिफल निश्चित होता है, फिक्स होता है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है, बाजार के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, इस प्रकार का पूंजी बाजार फिक्स कैपिटल मार्केट कहलाता है। जैसे कि आपको एफडी आदि, डिबेंचर आदि, है ना। ओके, दूसरे प्रकार का जो कैपिटल मार्केट इसने यह समझा है वो है वर्किंग कैपिटल। यह हुआ कि अल्पकाल में संस्थाओं को, उद्योगों को चलाने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के उदाहरण यहां समझाए गए, जैसे कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, बिल हो गए, या प्रोमाइजरी नोट्स हो गए। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि वर्किंग कैपिटल के हैं। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के पर्पज से अल्पकाल में बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार का और जो वित्तीय बाजार है, जो पूंजी मार्केट है, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, समझाया हुआ नहीं है। वो वित्तीय बाजार होता है जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह, जैसे ठीक है, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होगा, जहां रिटर्न फिक्स नहीं है, जहां प्रतिफल फिक्स नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, अनिश्चित, जिसके ऊपर प्रतिफल मिलता है, जैसे शेयर मार्केट वगैरह ये सब हो गए। ठीक है, ये फिक्स मार्केट नहीं है बल्कि नॉन फिक्स्ड मार्केट है। ठीक है, तो समझाने का यह प्रयास किया गया है कि फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा एक फाइनेंशियल मार्केट, एक कैपिटल मार्केट को डेवलप किया जाता है। कैपिटल मार्केट
के द्वारा पूंजी का आदान प्रदान निश्चित आराम से आसानी से हो जाता है। वहां कई सारी संस्थाएं इन्वॉल्व रहती है, वहां रिस्क कम रहता है, तो आसानी से पूंजी की उपलब्धता हो जाती है। इन पूंजी की उपलब्धता होने से अधिक निवेश होता है और अर्थव्यवस्थाएं तेज गति से आगे बढ़ने लगती है। ठीक है। फिर इन्हीं इन्हीं बाजारों में एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का मतलब ये होता है कि सरकार को भी वित्त की आवश्यकताएं होती है। सरकार की आय किसके द्वारा होती है? अधिकतर टैक्स के द्वारा होती है, लेकिन कुछ सरकार की आवश्यकता के अनुसार कभी-कभी ये होता है कि टैक्स की राशि पर्याप्त नहीं होती है, तब गवर्नमेंट क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाजार से कुछ पैसा उधार लेती है, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट वो होता है जो गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, इसको जी सिक्योरिटी बोलते हैं, है ना? जी सिक्योरिटी। जी सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि ये अलग अलग होती है, 3 महीनों की, 6 महीनों की और 1 साल की होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सरकार को, जैसे कि अभी क्या कोरोना चल रहा है तो देश को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो अभी जबरदस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? बहुत सारी जी सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देती है और इनके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को पैसा देती है। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को देश में मुद्रा के स्टॉक के अनुसार, मतलब देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति कितनी होनी चाहिए उस आवश्यकता के अनुसार वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अन्य कॉमर्शियल बैंकों को भेजती है। ठीक है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी अन्य कॉमर्शियल बैंकों को बेचती है तो उसके बदले में उनको ब्याज भी देती है। तो इस प्रकार ये एक पूंजी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार भी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ये तय होता है कि देश में मुद्रा की पूर्ति को कम करना है या ज्यादा करना है, या देश की सरकार को मुद्रा की कितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार गवर्नमेंट सिक्योरिटी का आदान प्रदान होता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुद्रा पूर्ति को पूरी तरीके से प्रभावित करती है, जो अंततः यह तय होता है कि देश में आर्थिक, मतलब मुद्रा की अधिक से अधिक लोगों के पास मुद्रा रहे, मुद्रा की मांग अधिक से अधिक देश में वस्तु और सेवाओं की मांग हो, ताकि देश आगे बढ़े, देश की जीडीपी में भी तेज गति से वृद्धि हो। इसीलिए ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इस दिशा में भी काफी कुछ है वो महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आइए, फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ। आपको पता है कि देश में अब यदि अपन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है देश के अंदर आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे का मतलब होता है देश के अंदर रोडें, देश के अंदर सड़कें, रेल, बिजली, ये आधारभूत ढांचा होता है। आधारभूत ढांचा का ये तय होता है कि देश को यदि तेज गति से आगे बढ़ना है तो अधिक से अधिक रोडें होने चाहिए, नेशनल हाईवे होने चाहिए, 4 लेन होने चाहिए, देश में 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। ये आधारभूत ढांचा है देश का। पहले यदि आधारभूत ढांचा मजबूत होगा तभी देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए यदि हमारे पास वित्तीय प्रणाली से क्या होता है, इस आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाता है। आपको पता है कि जैसे मेट्रो बना दिल्ली में, या हमारी जो बुलेट ट्रेन बन रही है अहमदाबाद मुंबई के बीच में चलने वाली, इसमें सरकार ने कई संस्थाओं से लोन लिया है। तो इन आधारभूत ढांचों को मजबूत, जैसे दिल्ली मुंबई के बीच में है वो कॉरिडोर बन रहा है, मतलब फास्ट रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, जिसपे क्या होगा, सामान की आवाजाही तेज गति से, तीव्र गति से होगी, और वो 2 लेन कॉरिडोर बन रहा है, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक पैसा कहां से आ रहा है? जापान से आ रहा है। तो ये एक फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। यदि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आधारभूत ढांचे बनानी है, सड़कें बनानी है, रेल अधिक से अधिक है रेल नेटवर्क बनाना है, या हमें अधिक से अधिक बिजली उत्पादन करनी है, तो फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा उनको क्या है, पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है। आपको पता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब सड़कें बनाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI सड़कें बनाती है, तो क्या है, कई प्रकार के बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड जारी करती है, ये भी एक क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है, देश में वित्तीय प्रणाली का हिस्सा है। जब अधिक से अधिक बॉन्ड जारी करती है तो जनता से पैसे इकट्ठा करके ये कई सारी है सरकारें रोडें बनाती है। तो ये सारा का सारा फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा बैंकों को भी एक प्रायोरिटी सेक्टर तय किया हुआ है। जितनी देश के अंदर कॉमर्शियल बैंकें हैं, वाणिज्यिक बैंकें हैं, इनके लिए ये निश्चित है कि जितना ये उधार देंगे उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे, मतलब प्राथमिक क्षेत्र को देंगे। उन प्राथमिक क्षेत्र में अधिक से अधिक क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, जैसे रोड बनाने के लिए लोन या गवर्नमेंट के बॉन्डों में इन सरकारों को, इन बैंकों को इनमें खर्च करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, ताकि अधिक से अधिक रोडें बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए
और अधिक से अधिक रेलवे का नेटवर्क बनाने के लिए, अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज डेवलप करने के लिए, देश में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए आसानी से पैसा उपलब्ध हो जाए। इसलिए देश की जो वित्तीय प्रणाली है वो ये तय करती है कि देश में आधारभूत ढांचा कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? ओके, तो ये इस प्रकार ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आगे की